खासी देर बाद आंखें अंधेरे में कुछ टटोलने और देखने के काबिल हुईं। मालूम हुआ लोहे के एक पिंजरे में पड़ा हुआ हूं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही है जितनी चिड़ियाघर में किसी कैद परिंदे के पिंजरे की होती है। हाथों से छूकर सलाखों की मोटाई और मजबूती का अंदाजा हुआ। हर सलाख कोई 1 इंच घेर में थी। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि फर्श भी गीला गीला है। दाएं बाएं देखा, इंकिशाफ हुआ कि बेशुमार हशरातुल अर्ज भी वहां रेंग रहे हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े जो ठहरे हुए गंदे पानी में अक्सर पैदा हो जाते हैं। उनमें लालबेग बड़ी तादाद में थे, जो न जाने कब से मेरे बरहना बदन पर चल रहे थे। फिर एक गोशे में कमोड भी पड़ा नजर आया। गोया मुझे इसी पिंजरे में हवाई जे ज़रूरिया से भी फारिग होना था। दूसरी जानिब टीन के कनस्तर में पानी भरा हुआ था। उसके करीब ही एल्यूमिनियम का मग धरा था। ये पानी शायद पीने के मसरफ में आता होगा। मैंने उठकर एक घूंट पिया। जी मतला किया। पता चला कि न जाने कब से इस कनस्तर में पानी भरा हुआ है। इसमें से बदबू के भपके उठ रहे थे। अब उठकर गिरदो पेश का जायजा लिया। नजरों के ऐन सामने कोई 10 फुट के फासले पर 5-6 फुट की बुलंदी पर नन्हा सा अंगारा सुलगता दिखाई दिया। ये अंगारा तारीकी में था। कभी तेज सुर्ख होकर दहकने लगता, दूसरे ही लम्हे मद्धम पड़ जाता। मैं कई सेकंड तक ना समझ पाया कि आखिर क्या चीज है। किसी जानवर की आंख है या कुछ और। फिर नथनों में कड़वे तंबाकू की बदबू आई। इंकिशाफ हुआ कि आग का वो पुरस्कार नन्हा दहकता हुआ सुर्ख अंगारा सुलगते हुए सिगरेट का सिरा है, जो सामने वाले पिंजरे में एक बंद सियाफाम कैदी के होंठों में दबा हुआ था। उस अंधेरे में उस हबशी का नंग धड़ंग जिस्म भला कैसे नजर आता। फिर वहीं से हंसने की आवाज आई और मैंने सफेद सफेद दांत चमकते देखे। वो मेरी हालत देखकर खुश हो रहा था। कुत्ते के बच्चे, तुम किस लिए दांत निकाल रहे हो? मैंने झल्लाकर उसे गाली दी। इस मर्तबा गूंजदार क़ह बुलंद हुए। ये गाली कुछ और कैदियों ने भी अपने अपने पिंजरों में सुन ली थी। फिर किसी ने टूटी फूटी फ्रांसीसी और स्पेनिश जबान में कहा, जी भर के दिल की भड़ास निकाल लो प्यारे, यहां नाराज होने वाला कोई नहीं। चंद दिन में खुद मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। अभी नए नए हो, बदन में गर्म खून है। जब ठंडे पड़ जाओगे तब हमारी जबान के जौहर भी देखना। इस आवाज के साथ ही कहकों का मुसलसल शोर और बेहंगम सीटियों की आवाज तहखाने में गूंजने लगी। मैंने सोचा चुप हो जाना ठीक ना होगा। इसमें अपनी हेटी है। खूब ही मुगल्लिज़ात पकीं। खासा वक्त इसी तफरी में गुजर गया। इसका एक फ़ायदा यह हुआ कि आरसी तौर पर मैं टीसें भूल गया था। जब गालम गलोच और कहकों का ये तूफान थमा तो चारों तरफ से मुझ पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। कौन हो तुम? कहाँ से नाजिल हुए हो? किस जुर्म में पकड़े गए? कितनी सज़ा भुगतोगे? यहीं मरने का इरादा है या बाहर निकलोगे? कोई यार दोस्त वगैरह है? कोई ज़मानत देने वाला? कुछ खबर है कि यहाँ के कवायद क्या हैं? वगैरह वगैरह। मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सका सब सवालों का जवाब देना चाहा। दरमियान में किसी ने क़ताए कलामी की। फ़ौरन ही दूसरी जानिब से किसी ने करख्त आवाज़ में क़ताए कलाम करने वाले को मोटी सी गाली देकर खामोश रहने का हुक्म दिया। फिर मुझसे इरशाद हुआ कि हाँ, बयान जारी रहे। जिस शख्स ने यह बयान दिया था, मालूम हुआ कि वो यहाँ का सरदार है। यहाँ सब कैदियों को उसके हुक्म पर तौहन करन अमल करना पड़ता है। उसने मुझे भी अपने रोब में लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने चिल्लाकर उसकी तरफ भी 3-4 गालियां लुढ़का दी। मौसूफ की तबीयत साफ हो गई। सोचते होंगे कि यह हमसे भी 5 जूते आगे है। बदमाशों की दुनिया के कवायद व आदाब यही हैं। यहाँ जो ज़रा हल्का पड़ा गया अपनी जान से। जिसने जीदारी का मुजाहरा किया जम गया हमेशा के लिए। अपना तारुफ कराने का यह तरीक़ा इस दुनिया में बेहद कारामद समझा जाता है और हरीफों पर इसका अच्छा असर पड़ता है। फिर कोई तू तड़ाक करने की कोशिश नहीं करता। हर फर्द अपने आपे में रहना ही बेहतर जानता है। मैंने सलाखों के साथ लगकर जहाँ तक नज़र जाती थी देखा कि सभी अपने अपने पिंजरों से लगे मुझे देखने के शौक़ पूरा कर रहे थे। एक आवाज़ सुनाई दी, आदमी जानदार है। दूसरे ने तायद की, ज़रूर किसी को कत्ल करके आया है। चौथे ने हाँक लगाई, अबे कुछ तो मुंह से फूट या चुप शाही बना रहेगा। मैंने अर्ज़ किया, हेड वार्डन की ठुकाई करने की पादाश में यहाँ रवाना किया गया हूँ। इससे पेशतर ऊपर का कैदी था। फ्रांस से डेविल आइलैंड को भेजा गया था। वहाँ भी 2-3 पहरेदारों को वासिले जहन्नुम कर चुका हूँ। अब 1500 मील का सफ़र तय करके यहाँ आया था कि किसी तरफ को निकल जाऊँगा, लेकिन धरा गया दिल खाना ख़राब के बदले। कुछ अरसा वैशी इंडियन कबाइल में रहने का शर्फ भी हासिल है। कोराकाओ जेल तोड़कर बदनाम ज़माना मुजरिम एंटोनियो के साथ फरार हुआ था। अगर इस बयान से आप हजरात की तसल्ली हो गई हो तो खामोश हो जाऊं, वरना बकवास जारी रखूं। ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। सब दम बखुद रह गए।
फिर दबे दबे अल्फाज में उन कारनामों को सराहने लगे। मेरे सामने पिंजरे में बंद हबशी ने अचानक जोर से नारा लगाया। वो इस बात पर खुश था कि मैंने उस बदमाश वार्डन की मुरम्मत की है। अब मैं उस हबशी को क्या बताता कि खुद मेरा क्या हाल है और जो ठुकाई वार्डन के आदमियों ने मेरी की है उसके असरात मेरे बदन पर कैसे कैसे गुल बोटे छोड़ गए हैं। नाक सूजी हुई थी, चेहरा खून आलूद, बदन पर अनगिनत खराशें, अंदरूनी चोटें और इनके अलावा और कुछ। अब तुम लोग भी भौंको कि यहाँ कब से पड़े सड़ रहे हो, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे तो पूरे 2 महीने हो गए, सामने वाले से अफाम ने जवाब दिया। बाकी लोगों का भी यही हाल है। वैसे भी इस तहखाने में कोई शख्स 3 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा करता। कोशिश करो मेरे भाई कि यहाँ से निकल जाओ। ये कैद खाना नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम। यकीन ना आए तो किसी और से पूछ लो। ये सच कहता है मौसियो, दाएं जानिब से आवाज़ आई। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो यहाँ 8 माह तक कैद रहा और जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन आखिर में उसका हाल भी ये हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा होने से कासिर था। सिपाही उसे कंधों पर उठाकर ले गए थे। बहरहाल वो यहाँ से जाते ही कुछ अरसे बाद मर गया। क्या तुम सभी सज़ा याफ्ता हो या अभी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, मैंने पूछा। मुकदमे चल चुके हैं मौसियो, अब हम उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होती है। खुदा का शुक्र है कि यहाँ गिलोटीन नहीं जिससे कातलों के सर काटे जाते हैं, न फांसी है, न मौत की कोठरी, और न यहाँ जापानी जल्लाद हैं जो तलवार के एक ही वार से मुजरिम की गर्दन खट से उड़ा देते हैं। लेकिन ये 20 साल की उम्र कैद अगर ऐसे तहखानों और पिंजरों में काटनी पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की मुद्दत में कैदी हमेशा के लिए कैद हयात से आज़ाद हो जाता है। आखिर वजह क्या है, सच सच बताओ। माना कि ये तहखाना है, यहाँ ताज़ा हवा नहीं आती, लेकिन फिर भी आदमी को ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहना चाहिए। क्या ये लोग तुम्हें भूखा रखते हैं? अरे नहीं भाई, भूख प्यास कुछ नहीं। यहाँ गोश्तखोर चूहे कसरत से हैं जो रात को नमूदार होते हैं, और जो कैदी गफलत से फर्श पर पड़ा मिल जाए उसे नोच नोच कर चित कर जाते हैं। खबरदार, तुम फर्श पर कभी ना सोना। पिछली दीवार में लकड़ी का तख्ता ठुका हुआ है, हमेशा उस पर आराम करना। दूसरी बात यह कि अगर कोई चूहा तुम्हें काटे तो उसे मारना मत, वरना मुश्तिल हो जाएगा और तुम्हें बहुत तंग करेगा। बस उसे जूते या कपड़े के जरिए डरा कर भगा देना। तुम लोग मुझे खौफजदा करने की खामखा कोशिश कर रहे हो, मैंने चिढ़कर कहा। वो चूहा है या आदमखोर शेर? इस बात पर सबने क़हक़हा लगाया। मैंने सामने वाले हबशी से पूछा कि उसने क्या जुर्म किया था। जवाब मिला, मैंने 3 कत्ल किए हैं। उसके पड़ोसी ने बताया कि मैंने एक पुलिसमैन को गोली मारकर हलाक किया था। एक और ने अपना कारनामा बताया कि वो बैंक लूटने गया था। वहाँ चौकीदार ने मुज़ाहमत की, मजबूरन उसे दूसरी दुनिया को रवाना करना पड़ा। गरज सभी ने ऐसी ही दास्तानें सुनाई। मालूम होता था कि पूरे कोलंबिया में लोग कातिल हैं या मकतूल। हालांकि जॉन क्लॉज ने मुझे इसके बरक्स खबर दी थी। उसका बयान था कि इनमें अक्सर मामूली जराइम पेशा अफराद की है, 1-2 ज़रूर बड़े मुजरिम या कातिल हैं। समझ में यूं आया कि इन कोलंबियन लोगों में बड़े हाँकने की आदत भी है। मारेंगे चूहा लेकिन कहेंगे शेर मारा है। जब तारुफ का यह हंगामा ख़त्म हो गया तो मैंने अपने ख्यालात पर गौर व शुरू कर दिया। यहाँ का माहौल सेंट मार्टिन के कैंपों से कुछ कम बदतर ना था। बेशक दुनिया गोल है, जहाँ से चला था वहीं आन पहुँचा। गोया 1500 मील का सफ़र महज इसी तहखाने में बंद होने के लिए किया था, जहाँ रोशनी है न हवा और न जिंदगी की कोई मामूली दिलचस्पी। साथी भी मिले तो ऐसे जिनसे किसी किस्म की भलाई या मदद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उधर वार्डन भी जानी दुश्मन बन गया था। खुदा जाने अब उसका क्या हाल है। मुझे यकीन है कि उसकी नाक का बांसा टूट गया है और अब वो अस्पताल के किसी बिस्तर पर पड़ा हाय हाय कर रहा होगा। अब देखना यह है कि मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ मर भी गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। किसी को मेरी जान की क्या परवाह हो सकती है? अगर जिंदा बचा तो एक न एक दिन ये कमीने कोलंबियन मुझे फ्रांस के हवाले कर देंगे। उसके बाद कुछ सोचना बेकार था। बहरहाल अपने वतन की सरजमीन पर गिलोटीन के नीचे सर देकर मरना मुझे गवारा था, बजाय इसके कि गैर मुल्क में अजनबियों के हाथों मारा जाऊं। फिर जॉन क्लॉज और मात्रों का ख्याल आया। अब तक उन्होंने सुन लिया होगा कि मुझे तहखाने में पहुंचा दिया गया है। बेचारे मुंह ढांपे रो रहे होंगे। कुदरत ने मिलाया और फिर जुदा कर दिया। इन्हीं ख्यालात के करदाब में गोते खा रहा था कि दफनन अपने पैरों पर नमी का सा एहसास हुआ। मैंने पांव हिलाए। खुदा की पनाह, ये पानी कहाँ से आ रहा था? चंद लम्हों के अंदर अंदर पानी टखनों से भी ऊपर आ गया। मैं चिल्लाया। जवाब में सामने वाले वहशी ने भी चीख कर खबरदार किया कि सलाखों पर चढ़कर पनाह लो या लकड़ी के तख्ते पर जा लेटो। समंदर में मत आ रहा है
और उसका पानी लाजिमन आता है और 2-2.5 घंटे तक यही कैफियत रहती है। फिर पानी उतरने लगता है। दिन रात के 24 घंटों में कई मरतबा ऐसा ही होता है। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि इस हौलनाक तारीख कैद खाने में कैदी 3 माह से ज़्यादा जिंदा क्यों नहीं रहते। समंदर का नमकीन पानी बहुत जल्द उनके जिस्मों को गला देता है और ऐसे ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं कि कैदी अगर जिंदा भी रहे तो मुर्दों से बदतर उसकी हालत होती है। पानी अब मेरे घुटनों को छू रहा था। मैंने सलाखों पर पनाह ली, दोनों पैर ऊपर की एक ग्रिल में फंसा लिए और हिम्मत करके धड़ जमीन से उठा लिया। यकायक किसी जानवर ने मेरी बाईं पिंडली में जोर से काटा। मैंने दर्द से बेताब होकर जोर से लात मारी। कोई जानदार शय पानी में गड़ाप से गिरी, फिर उछलकर बाहर आ गई। मैंने गर्दन घुमाकर गौर से देखा। 2 नन्ही नन्ही जर्द आंखें मुझे घूर रही थीं। दहशत से खून खुश्क होने लगा। ये एक मोटा ताज़ा चूहा था, बिल्ली से कुछ ही छोटा। उसने मुंह खोलकर छोटे छोटे नुकीले दांत मुझे दिखाए और फिर मुझे डसने के लिए उछला। मैंने लात उसके मुंह पर मारी। वो चीखता हुआ परे हट गया। मैंने सुना कि दूसरे पिंजरों में भी कुछ ऐसी ही उछल कूद जारी थी। समंदर के पानी के साथ ही न सिर्फ ये चूहे आते बल्कि कई और बलाएं भी उनके हमरा नाजिल हो जाती थीं। ऐसी बलाएं जो इंसानी गोश्त और लहू की प्यासी होतीं। उनमें नन्हे नन्हे दिखाई न देने वाले अनगिनत ऐसे कीड़े थे जो कैदी के बरहना बदन पर जोंकों की मानंद चिमट जाते और खून चूसने लगते। बड़े बड़े मेंढक और अजीब किस्म की छुपकलियां भी नमूदार होतीं। उन सब जानवरों में शिकार पर छीना चपटी होने लगती। चूहे मेंढकों पर लपकते और मेंढक बुरी तरह टर्राते। छुपकलियां आनन फानन लकड़ी के तख्तों पर चढ़ आती या कमोड में दाखिल हो जाती। पीने के पानी का कनस्तर भी उन हशरातुल अर्ज से महफूज न रहता। बाद में अनगिनत लालबेग छोटे मेंढक और छुपकलियां उसके अंदर से निकलतीं। ये ऐसी मुसीबत थी जिससे निजात पाना मुमकिन न था। कैदी कई कई घंटे अपने जिस्म का बचाव करने के लिए सलाखों पर टंगे रहते। पहले ही रोज़ मुझे भी 2 मरतबा सलाखों और तख्ते पर पनाह लेनी पड़ी थी। आखिरी मरतबा सख्त नींद आ रही थी कि पानी चढ़ आया और इस मरतबा चूहे ज़्यादा तादाद में आए। उनके जिस्म से बदबू के ऐसे भपके उठ रहे थे कि दिमाग चकराने लगता था। 2-2 घंटे तक पानी में फिरते और चूं चूं के शोर से सारा तहखाना गूंज उठता। कैदियों के गुल गपाड़ा और गाली गुफ्तार सारी रात और दिन भर जारी रहती। पानी उतरने के बाद 2-2 इंच मोटी नागवार कीचड़ की तह फर्श पर जम जाती, जिसे साफ करके पिंजरे से बाहर फेंकना भी कैदी के फराइज में दाखिल था। मद की यह हालत चांदी रातों में और बढ़ जाती थी। अगरचे हम बदनसीब कैदी चांद को नहीं देख सकते थे। फिर मुझे याद आया कि चांद का ताल्लुक हैरत अंगेज तौर पर मेरी जिंदगी के साथ किस कदर गहरा है। वो चांदनी रात ही थी जब हम दरियाए मैरूनी में सफ़र करने के लिए निकले थे और बैंगनी कैम्प से फरार होने में कामयाबी हुई थी। उस शब भी दरिया में मद की कितनी ज़बरदस्त कैफियत थी और ये उसी मद का नतीजा था कि हम दुश्मनों के हत्थे नहीं चढ़ सके थे। फिर वो भी चांदनी रात थी और समंदर में शोरीदा सर देव पैकर लहरें उठ रही थीं जब हम ट्रेंडार्ड से कोराकाओ की जानिब रवाना हुए थे। समंदर का वो हौलनाक सफ़र भी नाकाबिले फरामोश था। उसी सफ़र में हमारा दोस्त फ्रेंडीज शार्क मछलियों की ग़िज़ा बना था। अंदाजे के मुताबिक 3 शब व रोज़ गुजर गए थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं रोज़े अज़ल से यहीं बंद हूँ। इस दौरान में 2 मरतबा कैदियों को खाना मिला और पीने का पानी बदला गया। फिर 2 सिपाही राइफलें संभाले और अपनी नाकों पर सफ़ेद रुमाल बांधे नमूदार हुए। उनके साथ घटिया दर्जे के 4 आदमी भी थे जिन्होंने हर कैदी के कमोड की सफाई की। उसमें से जो गलाजत निकली वो उन्होंने एक बड़े ड्रम में उलट दी और सफाई के बहाने मजीद गंदगी फैलाकर चले गए। जाहिर है गंदी जहरीली फ़ज़ा में ज़्यादा देर जिंदा रहने के इम्कानात बिल्कुल मातूम हो जाते हैं। चौथे रोज़ खाना बांटने वाले आदमी सिपाहियों के पैरे में आए और उन्होंने बहुत होशियारी से एक छोटा सा पैकेट खोला। उसमें सिगरेट की 2 डिबियाँ और एक माचिस बरामद हुई। एक छोटा सा जर्द कागज़ भी निकला। मैंने माचिस की तीली जलाकर कागज़ पर निगाह डाली। ये जॉन क्लॉस की तहरीर थी। पैपलिन, हौसला ना हारना। हम बहुत जल्द इस दोज़ख से निकलकर बैरन कोला भेजे जाने वाले हैं। तुम्हारे बारे में भी यही फैसला किया गया है। उनका ख्याल है कि इस खतरनाक आदमी को फ़ौरन यहाँ से रवाना कर दिया जाए। जिस वार्डन की तुमने ठुकाई की थी वो अस्पताल में है और दूसरे हुक्काम को इल्म हो गया है कि उसने तुमसे मोती और सोने के सिक्के की थैली छीनने की कोशिश की थी। तुम्हारी ये दौलत गालिबन बैरन कोला जाते वक्त वापस कर दी जाएगी। अगर तुम कोई पैगाम देना चाहो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये पैकेट लाने वाले से कह देना। हमने उन्हें खासा मुआवजा देकर इस काम के लिए रजामंद किया है। फ़कत तुम्हारे जानिसार दोस्त। ये पैगाम देखकर मैं आपदीदा हो गया। अपनी तमाम तर बदनसीबियों को सामने रखते हुए जब यह ख्याल आता कि खुदा ने ऐसे दोस्त भी दिए हैं तो बेख्तियार इज़ार तशक्कुर में गर्दन झुक जाती थी। मैंने एक डिबिया सिगरेट साथियों में तकसीम कर दी। एक सिगरेट तो सुलगाकर सामने वाले की तरफ फेंका।
दूसरा अपने दाएं पड़ोसी को दिया, तीसरा बाएं हाथ वाले को। फिर उन्होंने ये सिगरेट आगे बढ़ा दिए। सभी मेरी इस सखावत पर हैरान थे। उनके जहन में किसी तरह ये बात नहीं आ रही थी कि कोई कैदी इन हालात में, जबकि सिगरेट एक नेमत से कम नहीं, यूं अपनी दौलत मुफ्त में बांट दे। महज इस हकीर शय की वजह से मैंने अपने लिए वो इज्जत व एहतराम लम्हे भर में हासिल कर लिया जो मुद्दतों अपनी बदमाशी और बहादुरी के किस्से सुनाकर भी हासिल ना होता। अगले रोज़ मुझे फिर अपने साथियों की जानिब से एक और पैकेट मिला। उनमें से मज़ीद सिगरेट बरामद हुए। उनके अलावा कागज़ और पेंसिल भी। एक छोटा सा रुक्का जॉन क्लॉस के हाथ का लिखा हुआ था, पैपलिन प्यारे, हमने सुना है तुम डटे हुए हो, जिंदाबाद। ऊपर वाले सब लोग, कैदी और सिपाही, सभी तुम्हारी जीदारी से खुश हैं। बहादुर आदमी की हर जगह कदर होती है। जब वो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं तो फ़ख्र से हमारे सीने तन जाते हैं। जो लोग तहखानों में कैदियों के लिए खाना ले जाते हैं और सफाई वगैरह के काम पर मुकर्रर हैं, वो सब कैदी हैं। उनका कहना है कि हम पैपलिन को ज़रा तकलीफ़ ना होने देंगे। तुम भी उनका शुक्रिया अदा कर देना। हकीकत में ये लोग हमारे साथ ताउन करके अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान औरत जेल में आई थी। गालिबन उसका ताल्लुक उसी कानून से है जहाँ से पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया था। उसने नायब वार्डन की बड़ी खुशामद की कि किसी तरह तुमसे मुलाकात का मौका मिल जाए, लेकिन उसने रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। ताहम उस औरत को पता चल गया कि तुम्हें मौत के पिंजरे में रखा गया है। वो सख्त एहतजाज कर रही थी और कह गई है कि इस मामले को आला हुक्काम तक पहुंचाएगी। ये गैबी मदद है पैपलिन, शायद वो औरत आज फिर आए। हमने भी उसे मिलने की इजाज़त मांगी है, लेकिन वार्डन सख्त बुज़दिल आदमी है। उसने इजाज़त नहीं दी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिख कर भेज देना, हम तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचने लगा कि वो औरत कौन हो सकती है, आयरिश या स्पेनिश। ये बात भी नहीं खुली थी कि मुखबरी का फरीज़ा किसने अंजाम दिया था। पुलिस आधी रात को यूं नहीं आ सकती थी, और फिर कॉन्वेंट जैसी इमारत में ज़रूर किसी ने पुलिस को इत्तला दी थी कि एक मफरूर मुजरिम कॉन्वेंट में पनाह लिए हुए है। इस ख्याल से ही खून खोलने लगता था कि मेरा नादीदा दुश्मन कौन है। बार बार इंतकाम की आग कलेजे में सुलगती और ठंडी होने में ना आती। अगर पता चल जाए तो वो हशर करूं कि ज़िंदगी भर याद रखे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ सोचता कि जिन अफराद से तुम्हें इंतकाम लेना है वो यहाँ नहीं, पेरिस में हैं। शुरू में जॉन क्लॉस और मात्रो के पैगाम बाकायदगी से मिलते रहे, फिर अचानक उनका सिलसिला रुक गया। जो लोग पैगाम लाते और ले जाते थे वही गायब हो चुके थे। मैंने कयास किया कि जेल हुक्काम को इल्म हो गया होगा। खुदा जाने क्लॉस और मात्रो पर क्या बीती। मुमकिन है जालिमों ने उन्हें इस जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया हो या बैरन कोला के कैद खाने में भेज दिया हो। इसी परेशानी में कई दिन और कट गए। अब रिहाई की उम्मीदें मातूम नजर आने लगीं। कानून की जिस खातून के आने का जिक्र जॉन क्लॉस ने अपने पैगाम में किया था वो शायद दोबारा आई हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। एक दिन तख्ते पर चित लेटा बीते दिनों की यादें ताज़ा कर रहा था कि पिंजरे के बाहर रोशनी की किरणें फूटीं, फिर भारी कदमों की आवाज़ें आईं। मैं उठकर बैठ गया। क्या देखता हूं कि हेड वार्डन पिंजरे के बाहर खड़ा खूंखार नज़रों से मुझे घूर रहा है। दाएं बाएं 2 मुसल्ला गार्ड थे। खुद वार्डन की पेटी में रिवॉल्वर लटका हुआ था। एक गार्ड ने कुंजियों के गुच्छे में से एक कुंजी मुंतखब की, कुफल खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं तख्ते से उतरने की कोशिश में औंधे मुंह फर्श पर गिरा और बेख्तियार हलक से चीख निकल गई। सर घूमने लगा। दूसरे गार्ड ने मुझे उठाया, फिर सहारा देकर एक तरफ ले जाने लगे। अच्छी तरह याद है कि उस मनूस तहखाने की 25 सीढ़ियाँ थीं जो मुझे इस बेचारगी के आलम में चढ़नी पड़ी। तहखाने के दूसरे कैदियों ने मेरी आज़ादी पर बहुत गुल मचाया। ये खुशी और मुसर्रत का गुल गुपाड़ा था। मैंने वार्डन से पूछा, कहाँ ले जाने का इरादा है? उसने बेहयाई से दांत निकाल कर कहा, जहन्नुम की तरफ। मैंने ये सुनते ही फिर उसके चेहरे पर थूक दिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन कुछ न कहा। जेब से रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया और आगे बढ़ गया। इस बदतमीजी व गुस्ताखी पर गार्ड ने राइफल का बट मेरे सर पर मारने का इरादा किया, लेकिन दूसरे गार्ड ने उसे रोक दिया, वरना एक बार फिर मेरी खोपड़ी चटक गई होती। जेल के सहन में अंधेरा था। 2-3 बरकी बल्ब कोहर में रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने चुंधी चुंधी आंखों से गिरदो पेश का जायजा लिया। आधी रात का वक्त होगा। हर तरफ सन्नाटा था। कैदी अपनी अपनी बैरिकों में खर्राटे ले रहे थे। जेल के फाटक पर निगाह गई। वहां वही पुलिस वैन खड़ी थी जिसमें ये लोग मुझे कॉन्वेंट से बिठा कर लाए थे। अब 2 मुसल्ला और गार्ड आ पहुंचे। वर्दी पोश सियाफाम ड्राइवर ने वैन का पिछला मुकफ़िल दरवाज़ा खोला और गार्डों ने मुझे उठाकर अंदर फेंक दिया।
किसी इंसानी जिस्म से मेरा सर टकराया। उसी वक्त वैन का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। गार्ड अगली नशिश पर बैठ गए। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। वैन के अंदर छत पर लगा हुआ सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मैंने देखा कि सामने की नशिश पर जॉन क्लॉस और मात्रो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने बैठे हैं। ये एक गैर मुतवक्की मुलाकात थी। हम आपस में मिलकर आंसू बहाने लगे। ये खुशी के आंसू थे। मालूम हुआ हमारी अगली मंजिल बैरन कोला का बड़ा कैद खाना है। हमें बैरन कोला पहुंचा दिया गया। ऐसी जगह से बचने के लिए हमने मुसीबतों के पहाड़ उठाए थे, लेकिन इस तवील अरीज कैद खाने में नामालूम वो कौन सी कशिश थी कि हम उससे जितना दूर भागे ये उसी कदर करीब आता चला गया। ये कैद खाना था या कोई अफरीत? बुलंदोबाला दीवारें, 400 कैदी और 100 मुसल्ला वार्ड। बाहर की खबरें अंदर न आने पाती और अंदर की चीखो पुकार इंसानी कानों तक न पहुंच सकती थीं। जेल के आला हुकाम और कोलंबिया के गवर्नर डॉन कोरेगोरेवियो ने हमारा इस्तकबाल किया। जेल के अंदर 4 इहाते थे, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। उनके दरमियान एक गिरजा वाक़ था जो हद फासिल का काम भी देता था। इबादतगाह का भी और मुलाकात का इंतज़ाम भी यहीं होता था। हमें सबसे ख़तरनाक हिस्से में बंद किया गया। हमारी कोठरी यार्ड के ऐन दरमियान थी। ये कोठरी नहीं, एक पिंजरा था। कंक्रीट की छत मजबूत आनी सलाखों के सहारे खड़ी थी। दूसरे कैदी आम कोठरी में बंद थे, मगर उनकी दीवारों में इस गरज से सुराख बने हुए थे कि बंदरों की तरह महबूस हम लोगों का तमाशा करते रहें। हमारी एक एक हरकत सबके सामने थी, और अगर हम सलाख के करीब भी फटकते तो मुहाफिजों की शोलाबार आंखें हमें शरारत से बाज रहने पर मजबूर कर देतीं। 2 दिन के बाद हमें गिरजा ले जाया गया। वहां गवर्नर, चंद पुलिस के सिपाही और 8 अखबारी फोटोग्राफर मौजूद थे। क्या तुम फ्रेंच गियाना से फरार हुए थे? हमने इससे इनकार कब किया है? तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि सबसे कड़ी सजा के मुस्तहिक गर्दाने गए? असल मामला ये नहीं है, बल्कि यह है कि हमने कोलंबिया की सरजमीन पर कोई जुर्म नहीं किया, और तुम्हारी हुकूमत न सिर्फ हमारी आज़ादी के हक से इनकार कर रही है, बल्कि वो फ्रांसीसी पुलिस के इंसानी शिकारियों का हाथ भी बटा रही है। ठीक है, हम तुम्हें वापस भिजवाने की कोशिश करेंगे। जब हम वापस पिंजरे में आए तो मात्रो ने कहा, तुमने गवर्नर से क्यों तल्ख लहजा इस्तेमाल किया? खुदा के लिए एहसास करो कि हम जहन्नुम के बदतरीन हिस्से में पांजुबाला पड़े हैं। ऐसी बातें ना करो कि वो इश्ताल में आकर कभी हमें यहाँ से निकल नहीं ना दें। सुनो, मैंने मात्रो को डांट पिलाते हुए कहा, हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इनकी इस जेल से ज़रूर भाग निकलूँगा। मुझे मेरी माँ ने आनी सलाखों के पीछे चूहे की तरह मरने के लिए जन्म नहीं दिया था। मौत आई भी तो आज़ादी की राह पर आएगी। ये सुनकर उसे बोलने का हौसला ना हुआ। जुमेरात को फिर मुझे मुलाकाती कमरे में तलब किया गया। तहैया करके गया था कि अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो उसकी खूब खबर लूँगा, चाहे बाद में मेरी सज़ा इससे भी सख्त कर दें। जाहिर है मुझे गोली मारने से तो रहे, क्योंकि फ्रांसीसी हुकूमत को वो लिख कर दे चुके थे कि उनकी कैदी कोलंबिया में ज़ेर हिरासत हैं। मैंने देखा गिरजे में मेरा इंतज़ार एक खुशपोश शख्स कर रहा है। मैंने तीखी नज़रें उस पर डाली। वो डैगा से मिलता जुलता था। क्या तुम पेपलेन हो? जी, मैं तुम्हारा एक हमदर्द हूँ। मेरा नाम जोसेफ है और डैगा का सगा भाई हूँ। अखबारात में तुम्हारी गिरफ्तारी और फिर जेल में नज़रबंदी का हाल पड़ा तो तुमसे मिलने चला आया। डैगा के नाम पर मेरे दिल में जज्बात का एक तूफान उठा और मैंने नरमी से जवाब दिया, शुक्रिया। मैंने उसे तफसील से बताया कि अस्पताल से रुखसत होने के दिन तक डैगा पर क्या बीती। ये सुनकर थोड़ी देर तक वो खलाओं में घूरता रहा। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया और वो कारोबारी अंदाज में बात करने लगा। मैं सुन तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खोल रहा था कि डैगा का भाई किस कदर मुख्तलिफ इंसान निकला। मफाद परस्त, हरीस और ब्लैकमेलर। बहरहाल जोसेफ नामी ये जो शख्स भी था मुझसे कहने लगा, बैरन कोला में दर्जन भर फ्रांसीसी बाशिंदे हैं। वो अपनी औरतों के साथ किस्मत आजमाई के लिए यहाँ आए हैं। ये सब की सब पेशावर औरतें हैं। मैं अपने फ्रांसीसी होने पर नादिम था। मुजरिम मैं ज़रूर था, मगर इखलाक, बाख्तगी और बेहयाई को एक नज़र से न देख सकता था। इससे आगे जोसेफ ने जो कहा वो और बेतहय्युर खेज था। उसने कहा, इन औरतों के कारोबार को अब सख्त खतरा लाहक हो गया है। मैं चौंक सा गया, लेकिन उसने मेरे चेहरे के तासुरात से अगमास बरतते हुए अपनी बात जारी रखी। इन्हें बैरन कोला की जेल में तुम्हारी नज़रबंदी से खदशा है कि कहीं इनका कारोबार मंदा न पड़ जाए। अगर तुम में से कोई एक भी जेल से भाग निकला तो जाहिर है कि मकामी पुलिस और शायद बाद में तजुर्बेकार फ्रांसीसी पुलिस उसकी तलाश के लिए शहर में फ्रांसीसी आबादी ही की तलाशी लेगी। वो उन तवाइफों के बाला खानों में जा घुसेंगे और हर राज उनके सामने खुल जाएगा। जाली नाम, मतरूक पासपोर्ट, बदनाम जुआरी,
सबके सब धरे जाएंगे। ये सूरत हाल किसी भी तरह खुशाइन नहीं है और इसका तसव्वुर ही उनके सुकून को बर्बाद कर रहा है। अब मैं समझा कि वो क्या कहना चाहता है। मैं उस शख्स की जुर्रत और दिलेरी पर मुताज्जिब था। जेल के अंदर तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम चश्मे ज़दन में मुहैया कर देंगे, मगर खुदा के लिए कभी यहाँ से फ़रार होने के मुताल्लिक न सोचना। मुलाकात ख़त्म हुई, मुझे पिंजरे में भेज दिया गया। दोस्तों, क्या याद रखोगे, मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। क्या खबर है? सबने एक साथ चीख कर कहा। देखो, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि हमें फ्रांस के हवाले किया जा रहा है। एक ख़ास कश्ती फ्रेंच गियाना से हमें लेने आ रही है। हमारी यहाँ मौजूदगी बाज़ लोगों के कारोबार में गड़बड़ पैदा कर रही है। शहर में कुछ तवाइफ हैं, फ्रांसीसी तवाइफें हमारे फ़रार से सख्त ख़ाइफ हैं। वो सब कहक़हा मारकर हंस दिए। वो मेरी बात को मजाक समझते थे। हमारे यार्ड में कोई 100 कोलंबियन कैदी थे। जाहिर है वो अहमक न थे कि यूं ही शौकिया जेल की हवा खाने चले आए हों। उनमें चोर, उचक्के, कातिल, नकबजन, बदनाम स्मगलर भी, और बड़े मज़े की बात यह कि हर रंग और हर नस्ल के भी। सिया फाम अफ्रीकी, गंदुमी भारतीय और सफ़ेद फाम यूरोपी। मैंने उनके रुझानात का मुताला किया। अक्सर मेरी तरह फ़रार के मंसूबे बनाते रहते थे। यहाँ या तो वो कोई सज़ा काट रहे थे या सज़ा पाने के इंतज़ार में गल सड़ रहे थे। जेल की चार दीवारी पर रात के वक्त ताकतवर बल्ब रोशन रहते। हर कोने पर टावर पर एक एक संतरी चौकस खड़ा होता और गिरजे के दरवाजे के करीब यार्ड में एक और संतरी मुतय्यन था जो गैर मुसल्ला होता। कैदियों के खाने के लिए वाफिर चीज़ें थीं और वो उनके बदले में बाहर से आने वाले छाबड़ी फरोशों से कॉफ़ी, फ्रूट जूस, संतरे और अनन्नास हासिल कर लेते। आए दिन कोई छाबड़ी वाला किसी कैदी की चालाकी का निशाना बन जाता। इससे पहले कि उस गरीब को कुछ इल्म होता, उसके मुंह पर कसकर रुमाल बांध दिया जाता और उसके चीखने चिल्लाने से पहले उसकी गर्दन में चाकू पेवस्त हो चुका होता। इधर उसकी शरक से खून का फव्वारा उबलता, उधर उसकी छाबड़ी लुट चुकी होती। एक रोज़ 2 कोलंबियन चोर मेरे पास एक तजवीज़ लेकर आए। मैंने बड़े गौर से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि शहर में बास पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो खुद चोरी में मुलव्विस हैं। जिस इलाके में उनकी ड्यूटी लगती है वो अपने साथियों को इशारा कर देते हैं और किसी के घर का सफाया कर दिया जाता है। मेरे मुलाकातियों ने बताया कि इस गुरोह से उसकी गाड़ी छनती है और अगर किसी रोज़ उन पुलिस वालों में से किसी एक की ड्यूटी गिरजे के दरवाजे पर पहरा देने के लिए लगी तो मैं अचानक पिस्तौल से डरा धमका कर उसे दबोच लूँ। सिपाही थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद हाथ पांव ढीले छोड़ देगा, फिर बैरिक में मौजूद संतरियों को खौफजदा करने में ज़्यादा देर न लगेगी। एक बार बाहर गली में पहुँच गए तो ट्रैफिक में गायब हो जाना आसान है। मुझे ये स्कीम पसंद न आई। फ़र्ज़ कीजिए अगर बैरिक में किसी सिपाही ने हंगामा खड़ा कर दिया तो मैं कम अज़ कम उसे बर्दाश्त न कर सकूँगा और यूं मुफ्त में वो गरीब जान से हाथ धो बैठेगा। इससे ये तो जाहिर हो गया कि सिर्फ मैं ही फ़रार के मंसूबे न बना रहा था, मगर मेरे और दूसरे लोगों में फ़र्क ज़रूर था, क्योंकि चंद दिन बाद मेरे दोस्त कहने लगे कि जो कश्ती हमें लेने के लिए फ्रेंच गियाना से आ रही है वो ज़रूर अब बंदरगाह में पहुँचने वाली होगी। उन लोगों की बातों से जाहिर होता था कि वो ज़हनी तौर पर हथियार डाले बैठे हैं। उन्होंने उन सज़ाओं के बारे में भी क़यास के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए जो फ्रेंच गियाना में वापस जाकर उनको मिल सकती थीं। मैं ऐसी बुज़दिली और कम हिम्मती की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मेरे सामने इस किस्म के मुस्तकबिल के अंदाजे मत कायम करो। यूं लगता है तुम्हारी हड्डियों का गूदा पिघल चुका है। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है तो साफ साफ बता दो, क्योंकि मैं जब फ़रार की बात करता हूं तो मेरे मंसूबे में तुम सब शरीक होते हो। ये ना हो कि वक्त आने पर कोई फिसल जाए। एक बात और कान खोल कर सुन लो, जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है मेरे लिए मामला आसान है। यूं ही मुझे खबर मिली कि कश्ती बंदरगाह में पहुंच गई है और मैं उस वक्त तक फ़रार ना हो सका तो फ्रांस जाने से बचने के लिए मेरे पास एक आसान तरकीब है। किसी एक कोलंबियन सिपाही को मौत के घाट उतार दूंगा, फिर मुझे इस इल्ज़ाम में यहीं रखा जाएगा। मेरी इस डांट का खातिर खा असर हुआ और कोलंबियन कैदियों को एक और तरकीब सूझ गई। हर इतवार गिरजे में इबादत का एहतमाम होता था और मुलाकाती इसमें शिरकत करते। इबादत के बाद वो लोग ठहर जाते जिनके मुलाकाती आए हुए होते। मुझे कहा गया कि मैं आइंदा इतवार गिरजे में जाकर वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लूँ ताकि उससे अगले इतवार हम किसी एक्शन की तफसीलात तय करें और उसे रूबा अमल ला सकें। बड़ी सोच विचार के बाद ये तय पाया कि साजिश में शरीक 4 अफराद इबादत में शरीक होने के लिए जाएंगे। गिरजा मुसल्लस शक्ल का है। दोनों जानिब एक एक दरवाज़ा हर यार्ड की तरफ खुलता है और मरकज़ी दरवाज़ा गार्ड रूम में। यहाँ सिर्फ सलाखें रास्ता रोक सकती थीं। सलाखों के पीछे वार्डर रिहाइश पजीर थे। उनके क्वार्टरों में से एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था। चूँकि इबादत के वक्त गिरजा भरा हुआ होता
इसलिए गार्ड रूम का सलाखों वाला दरवाज़ा खोल दिया जाता और वार्डर वहां निगरानी के लिए खड़े हो जाते। हमारा मंसूबा यह था कि बाहर से मुलाकाती आते, उनके साथ कुछ औरतें होतीं जो कमाल होशियारी से असला छुपाकर अंदर ले आतीं। 35 और 45 के सिर्फ 2 पिस्तौल काफ़ी रहते। साजिश के सरगने को यह असला देकर औरतें वापस चली जातीं। एन उस वक्त जब वाज की घंटी बजती, हम सब इकट्ठा हमला कर देते। मुझे गवर्नर की गर्दन पर चाकू रखकर फ्रांसीसी में उसे यह हुक्म देना था, हमें यहां से निकलने की इजाज़त दे दो, वरना तुम्हारी शहरक काट दी जाएगी। यही ड्रामा एक और आदमी को पादरी के साथ दोहराना था। 3 और आदमी मुख्तलिफ जावियों से अपनी राइफलें सलाखदार दरवाजे में कतार अंदर कतार खड़े वार्डरों की तरफ फेर देंगे। जो वार्डर हथियार न डालेगा उसे आनन फानन गोली से उड़ा दिया जाएगा। फिर हमारे गैर मुसल्लह साथी सबसे पहले बाहर निकलेंगे। इस असना में वार्डर को गिरजे के अंदर आने का हुक्म दिया जाएगा। गार्ड रूम बिल्कुल खाली होगा। अब हम गिरजे से निकलकर गार्ड रूम में आएंगे। सलाखदार दरवाज़ा बंद करके फिर लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। 50 गज के फासले पर एक लारी खड़ी होगी जो उस वक्त चलेगी जब साजिश का सरगना भी उसमें सवार हो चुका होगा। बज़ाहिर ये मंसूबा बड़ा खुशनुमा था और फूल प्रूफ भी। गिरजे के महीने के बाद मैंने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन इस साजिश की क़यादत से इनकार कर दिया। अगरचे मैं ऊपर कह चुका हूं कि जोसेफ डेगा की बातों ने मुझे सख्त मायूस किया था, मगर बाद में मेरे तमाम शुबहात ज़ाइल हो गए। वो दर हकीकत मदद के लिए आया था और उसकी आइंदा रविश ने इसकी तस्दीक भी कर दी। हमारी इस साजिश की कामयाबी के लिए भी उसने अपनी खिदमात पेश कर दी। वो इतवार को हस्ब मामूल गिरजे में आने के बजाय एक कार को टैक्सी का रूप देकर जेल के बाहर हमारा मुंतज़िर रहेगा, ताकि हमें लारी में सवार न होना पड़े। कोलंबियन कैदियों को तो अपने मुल्क ही के अंदर रूपोश होना था, मगर हमारा मामला और था। हमें इस मुल्क से दूर निकलना था ताकि फिर किसी के हत्थे न चढ़ जाएं। उस कार के ज़रिए वो हमें एक मखसूस मकाम पर पहुंचा देगा, फिर हम होंगे और हमारी किस्मत। अब पूरा हफ्ता गुजरना 2 भर हो गया और इतवार कब आएगा और कब हमें दस्तो बाजू आजमाने का मौका मिलेगा। जुमेरात को जोसेफ की एक औरत मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि टैक्सी जर्द रंग की होगी और हमें उसकी तलाश में नाकाम नहीं रहना चाहिए। फिर उसने मुझे गर्मजोशी से खुदा हाफिज कहा। मैं समझता हूँ ख्वाहिशा होने के बावजूद उसके अंदर फ्रांसीसी स्प्रिट मौजूद थी और वो अपने एक हम वतन को दियार गैर में कैद से रिहाई दिलाने के लिए हर बाजी लगाने को तैयार थी। आओ खुदावंद खुदा का मुकद्दस कलाम सुनने के लिए आओ, पादरी कह रहा था। जॉन क्लॉस के लिए अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मात्रों की आंखों में चमक थी। मैंने बड़े सुकून से अपनी जगह संभाली। गवर्नर डॉन ग्रेगियो एक मोटी औरत के पहलू में कुर्सी पर बरजमान था। मैं दीवार के सहारे खड़ा था। क्लॉस मेरे दाएं तरफ और 2 आदमी बाएं जानिब पोजीशन संभाले हुए थे। हमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि जेल से बाहर दूसरे लोगों में पहचाने न जा सकें। मैंने अपना चाकू दाहिने बाजू की आस्तीन में नीचे छुपाया हुआ था। घंटी बजाने वाले लड़के की दूसरी ज़रब हमारे एक्शन का सिग्नल था। उस वक्त सब लोग यूं झुके हुए थे जैसे नीचे कुछ तलाश कर रहे हों। साजिश में शरीक हर शख्स जानता था कि उसे क्या काम करना है। पहली घंटी, मैंने लंबा सांस खींचा। दूसरी घंटी, मैं उछलकर ग्रेगरियो की गर्दन पर सवार हो गया। चाकू जन से निकालकर उसकी शहरक पर रख दिया। इस असना में पादरी भी उसी तरह निर्गे में लिया जा चुका था। उसने चीख कर कहा, मुझ पर रहम करो और मेरी जान मत लो। बाकी तीनों साथियों ने वार्डरों को हथियार डालने का हुक्म दिया। हर काम मंसूबे के मुताबिक अंजाम पा रहा था। कामयाबी की मंजिल करीब थी। आज़ाद फजाओं की भीनी खुशबू का एहसास सुरूर अंगेज था। मैंने गवर्नर का कॉलर पकड़कर सीधा किया। मेरे पीछे आओ, डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा। पादरी को भी उसी जगह पहुंचा दिया गया था जहां हमने उन्हें रस्सियों से बांधकर डाल देना था। फर्नांडो ने जोश मुसर्रत से कहा, फ्रांसिसियो आओ बाहर निकलें। कामयाबी के नशे में चूर मैं सब लोगों को गली में बाहर निकाल रहा था। अचानक किसी तरफ से 2 राइफलें चलीं। फर्नांडो घायल होकर गिर पड़ा। एक और आदमी भी जख्मी हो गया। मैं अब भी लोगों को बाहर की तरफ धकेल रहा था, मगर वार्डर समझ चुके थे और उन्होंने दोबारा राइफलें पकड़कर हमारा रास्ता रोक दिया। खुशकिस्मती से कुछ औरतें हमारे सामने थीं, इसलिए वो फायर न कर सके, वरना मौसियो हेनरी पेपलिन को अपनी कथा सुनाने का मौका ना मिलता। इस दौरान में हमारा तीसरा आदमी भी मारा गया। उसने फायर की कोशिश की थी और बस यही तीर मार सका कि एक औरत जख्मी हो गई। डॉन ग्रेगरियो का चेहरा मौत की तरह सर था, हाथ पर राशातारी था। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, चाकू मुझे दे दो। मैंने खामोशी से उसके हुक्म की तामील की। अब भला इसकी ज़रूरत भी क्या रह गई थी।
सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मामला बिगड़ चुका था। मैंने सोचा इस निज़ाम में से मैं ज़रूर कोई खला तलाश करने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने ये भी मालूम कर लिया कि टावर के साथ रस्सी से एक टीन लटकता रहता है। जब कभी संतरी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कैंटीन वाले को आवाज़ देता है और कोई बैरा उसकी मतलूबा चीज़ टीन में डाल देता है। संतरी रस्सी को ऊपर खींच लेता है। मजीद बरा मैंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि हमारे यार्ड के करीब जो टावर वाक़ है उस पर यार्ड की छत से कूदकर चढ़ा जा सकता है। यार्ड की छत पर चढ़ना आसान था क्योंकि कभी कभार कैदी दिन के वक्त छतों की लपाई के लिए ऊपर काम पर मामूर किए जाते थे। लेकिन संतरी को काबू कैसे किया जाए? हमें जोसेफ के जरिए फ्रांसीसी कॉफ़ी मिलती रहती थी। उसका अपना एक मज़ा है और जेल के अंदर कोई कैदी, वार्ड या संतरी ऐसा ना था जिसने उसका जायका न चखा हो। संतरियों की तो आदत हो गई थी कि वो थकन से निडाल होकर हर 4 घंटे बाद फ्रेंच कॉफ़ी का नारा लगाते। हम कॉफ़ी तैयार करके वार्डर को देते और वो संतरी के टीन में डाल देता। दफतन एक चमक पर्दा दिमाग पर उभरी। क्यों ना कॉफ़ी में कोई नशा पिलाकर संतरी को बेहोश करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। तजवीज़ काबिल अमल थी और मैंने जोसेफ से किसी नशा आवर दवा की फरमाइश कर डाली। वो अगली मुलाकात पर एक बोतल ले आया। उसने बताया कि कॉफ़ी के एक कप में इस दवा के सिर्फ चंद चमचे मुनासिब रहेंगे। बैठे बिठाए एक और स्कीम तैयार हो चुकी थी। 0 आवर का इंतज़ार बेताबी से होने लगा। मेरे फ्रांसीसी साथियों ने तो मेरे साथ फरार होने से माजूरी का इजहार कर दिया, लेकिन एक कोलंबियन कैदी ने सीना तान कर साथ चलने की हामी भर ली। मुझे इसका असल फ़ायदा ये था कि 2 मुख्तलिफ रंग के साथी हों तो फ़ौरन दोनों पर किसी की तशकीक भरी नज़र नहीं पड़ती और इस तरह कम से कम एक तो गिरफ्तारी से बच जाता है। 0 आवर से 5 मिनट कबल मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में संतरी को आवाज़ दी, दोस्त कॉफ़ी पियोगे? फ्रेंच कॉफ़ी, उस मुर्दान ने जवाब में ये अल्फाज दोहराए। बस 1 मिनट ठहरो, ये कहकर मैं कैंटीन की तरफ गया। वहाँ से 2 प्यालियों के लिए गर्म पानी लिया, फिर उसमें कॉफ़ी घोल दी और जब टीन में उसे उंडेलने लगा तो नशा आवर दवा की पूरी शीशी उसमें मिला दी। हरामी सुअर, आज तुझे बहुत मज़ा आएगा। ज़मीन व आसमान नज़रों के सामने गर्दिश न करने लगे तब मेरा नाम भी पेपले नहीं। 5 मिनट गुजर गए, 10, 15, 20। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त कोई गिनने वाला होता। जिंदगी में ऐसी घबराहट कभी तारी ना हुई थी। संतरी अभी तक होश में था, बस गाहे बगाहे अंगड़ाई ले लेता, फिर चौकस होकर चारों तरफ घूरने लगता। क्या जोसेफ ने मेरे साथ धोखा किया था? मैंने दिल ही दिल में उसे 100 सलवातें सुनाई। आखिर उसे हमदर्दी के रूप में दुश्मनी कमाने की क्या जरूरत थी? एक एक लम्हा कीमती था। सानिये सदियों पर फैल गए। पूरी शीशी गटागट चढ़ाने के बावजूद संतरी जरा भी ना लड़खड़ाया था और कुछ देर बाद 1 बजेगा तो नया संतरी उसकी जगह ले लेगा। हमारी नजरें उस पर मरकूज थीं। वो देखो उसकी चाल में लग़ज़ी सी आई है। वक्त फिर रुक गया। उम्मीद के टूटे हुए तार खट से जुड़ गए। वो नीचे बैठ गया था। उसकी राइफल दोनों घुटनों के दरमियान थी। सर कंधों की तरफ ढलक रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो शुरू करो। मैंने कोलंबियन से कहा कि वो यार्ड की छत पर रस्सी फेंके। उसके आगे दरंती नुमा खंजर बंधा हुआ था जो छत में धंस जाता और हम रस्सी के सहारे छत पर चढ़कर आगे टावर पर कूद जाते और फिर बाहर। ख्यालात का ताना बाना एक छन्नाके से टूट गया। कोलंबियन रस्सी फेंकने में माहिर था और अभी उसके बल खोल ही रहा था कि संतरी फिर खड़ा हो गया। राइफल उसने फेंक दी थी और यूं बाजू फैलाया जैसे घड़ी पर वक्त देख रहा हो। मेरा कोलंबियन साथी बर वक्त रुक गया। ड्यूटी बदलने में सिर्फ 18 मिनट बाकी थे। अब मैंने पहली बार पूरे खुलूस से दुआ मांगी, खुदाया सिर्फ एक बार मदद कर। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे तन्हा ना छोड़। लेकिन यह सब कुछ बेसुध था क्योंकि मैं ईसाइयों के खुदा को पुकार रहा था और खुद एक तहरिया था, किसी भी बरतर हस्ती के वजूद का मुनकिर। अब 14 तबक रोशन हुए और मैंने सोचा कि जिंदगी में ऐसे कठिन मरहले भी आते हैं जब तमाम दुनियावी सहारे नाकाम साबित होते हैं और इंसान किसी माफूकुल फितरत सहारे की तलाश करता है। जॉन क्लॉस ने मेरे करीब आते हुए कहा, यह तो नाकाबिल यकीन ड्रामा है। ये हरामी अभी तक बेहोश होकर गिरा क्यों नहीं? क्या हम कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? संतरी राइफल उठाने के लिए झुका और साथ ही वो थम से टावर के फर्श पर गिर पड़ा। धड़कते दिलों को एक बार फिर सुकून नसीब हुआ। कोलंबियन पलक झपकते में हरकत में आ गया। उसने रस्सी छत की तरफ फेंकी। पहली बार दरंती नुमा औजार छत में न घुस सका। दूसरी कोशिश कामयाब साबित हुई। उसने जोर लगाकर उसको आजमाया कि किस कदर बोझ सहार सकती है।
मैंने रस्सी के सहारे पहला कदम दीवार पर रखा ही था कि जॉन क्लॉस ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, खबरदार, नया संतरी आने वाला है। मैंने उसकी कोई परवाह न की, क्योंकि अब भी बाहर निकलने का वक्त मौजूद था। मगर नया संतरी गार्ड रूम से निकलकर टावर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथियों ने होशियारी से काम लेते हुए मुझे अपने घेरे में ले लिया, ताकि दूर से संतरी को कुछ अंदाजा न हो कि क्या हो रहा है। मगर इस दौरान में संतरी की नज़र छत पर लटके हुए रस्से पर पड़ चुकी थी। उसने दौड़कर अलार्म बजा दिया। उसने ये सोचा था कि शायद कोई शख्स भाग निकला है। अचानक सारा नक्शा बदल कर रह गया। शिकारी कुत्तों की तरह चारों तरफ से संतरी और वार्डर हमारी तरफ लपके। मैंने हिफ्से मा तकद्दुम के तौर पर एक झटके से रस्सी को नीचे खींचा और दरंती नुमा औजार लेकर खड़ा हो गया। एक वार्डर ने मुझे गुस्से से देखकर कहा, गलीस कीड़े, तुझे शर्म नहीं आती? भागता है, पकड़ा जाता है फिर भागता है, हरामी। मैंने आओ देखा न ताओ अपनी दरंती घुमाकर उसकी रीढ़ की हड्डी में चुभो दी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा, जैसे जंगली सुअर फंदे में फंसकर टकराता है। फिर उसकी गर्दन दबोच ली और पीछे की तरफ घुमाकर उसकी एड़ियों से मिला दी। जोर का कड़ाका सुनाई दिया और उसकी पुश्त की हड्डी जगह जगह से टूट गई। ये देखकर 3 संतरियों ने राइफलों की संगीनें मेरे सर के साथ लगा दी। नीलगूं फजा मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं किसी आबशार के नीचे खड़ा था। कपड़े तरबतर हो रहे थे, मगर नहाने के बावजूद जिस्म दहक क्यों रहा है। फजा का रंग बदल गया, सुर्ख आंधी और फिर खून की बू। मुझे कुछ पता न था कि क्या हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो सर पट्टियों से बंधा हुआ पाया। मैं न तो पिंजरे में बंद था, न ब्लैक होल में, बल्कि ये कोई नई जगह थी। मैंने अपने गिर टटोलने की कोशिश की, मगर हाथ चंद इंच से आगे भी ना बढ़ सके। मेरे खुदा, ये तो ताबूत है। क्या मुझे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया गया है? मैं जागता हूं या ख्वाब देख रहा हूं? खूब अंधेरा, न आहट न हवा का झोंका। प्यारे पेपलिन, मैंने अपने आप से कहा, यह वाकई कब्र है बच्चू। अब फरिश्तों को हिसाब किताब देने के लिए तैयार हो जाओ। एक खड़ाक सा हुआ, जैसे भारी कब्जा जोर से फर्श पर टकराया हो। हिसाब लेने वाले आ रहे हैं। एक जब ताबूत पर पड़ी। मेरे कानों के पर्दे थरथरा उठे। ढकना खुला और मेरी नजरें उस हेवले पर चंद सानियों के लिए भी जम न सकीं जो सामने खड़ा था। चेहरे पर सिया नकाब, सर पर खौफनाक सींग, पूरे जिस्म पर खंजर यूं बंधे हुए जैसे थोर के पौधे पर कांटे उगे हुए हों। ऐसे शख्स को आदमी मुक्का भी लगाना चाहे तो खुद अपना ही नुकसान है। उसने गरज कर मुझे उठने का हुक्म दिया। मैंने दिल में कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे सूरमा, मेरे आगे आगे चलो। क्यों, कहाँ ले जाने का इरादा है? मैंने पूछा। अभी पता चल जाएगा। वो हाँकता हुआ मुझे गिरजे में ले आया। मालूम हुआ कि कोलंबिया के कानून के मुताबिक मुझे अपने जुर्म की सज़ा ये मिली है कि मेरा कीमा कर दिया जाए, और ये शख्स मुझे सबके सामने लिटाकर मुझसे टकराना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि तेज़धार खंजरों से मेरी तिक्का बोटी हो जाए। मेरे कत्ल की जो भी तकरीब मुनक्किद थी, उसका नज़ारा करने के लिए सब कैदियों को शिरकत की दावत दी गई। सबके दरमियान एक कुर्सी पर गवर्नर पराजमान था, मगर खिलाफ मामूल उसके चेहरे पर गम की परछाइयाँ थीं। उसने नकाबपोश को हरकत में आने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कसाई का बच्चा मेरे नज़दीक भी फटकता, गवर्नर अपनी कुर्सी से उछला और मेरे सामने ठाल बनकर खड़ा हो गया। नकाबपोश जल्लाद सिफत शख्स अपने जोर में आगे बढ़ता रहा और बैक वक्त 4-5 खंजर गवर्नर के पहलू में उतर गए। एक हंगामा बर्पा हो गया। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि उस जेल का सारा हिफाजती अमला फ्रांस का तनख्वाह याफ्ता था और यहाँ के मकामी लोग उन्हें अपना शुमार न करते थे। इसी बिना पर कोलंबियन कैदी उस नकाबपोश पर टूट पड़े। वो शोर उठा के कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती। अगरचे कुछ कैदी भी जख्मी हो गए, मगर बिलाखिर नकाबपोश पर काबू पा लिया गया और रस्सियों से जकड़कर उसे एक कोने में फेंक दिया गया। इस हंगामे में मालूम नहीं किस किस को कहाँ कहाँ जख्म लगा, लेकिन मैं वाहिद शख्स था जो ज़रा सी खराश से भी महफूज रहा। हालांकि उस वक्त तक मेरा हशर नशर हो जाना चाहिए था। मेरे साथियों ने मुझे मौत के जबड़ों से जिंदा सलामत बच निकलने पर मुबारकबाद दी। अगरचे हमें गवर्नर के ज़ख्मी होने का अफसोस था, लेकिन अब हम अपनी जगह मुतमईन थे कि कम से कम एक बाख्तियार हस्ती का दिल तो हमारी तरफ माइल है। जिस शख्स को मैंने दवा पिलाकर बेहोश किया था, वो 3 दिन और 4 रातें बेसुध पड़ा रहा। होश में आने के बाद उसने ख़ास तौर पर मेरा नाम लेकर शिकायत की थी कि उसे नशा आवर दवा पिलाने का जिम्मेदार मैं हूँ। उसी की शिकायत पर मुझे पहले ताबूत में बंद करके किसी तंगो तारीख कोठरी में डाला गया। फिर एक संतरी के कत्ल के जुर्म में खुद मेरी मौत का फैसला हुआ, मगर तकदीर ऐसे फैसलों पर कई बार हंस चुकी थी। मेरा बाल भी पीका ना हुआ।
हम जेल की कोठरी में एक बार फिर गलने सड़ने लगे। हमें खदशा था कि ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो फ्रेंच गियाना से आने वाली कश्ती से न बच सकेंगे, बल्कि उससे भी पहले यहाँ कोई संतरी इंतकाम की आग बुझाने के लिए हमें गोली का निशाना बना देगा। मैंने देश देश की जेलों की हवा खाई है, मगर जिस कदर बदमिजाज, अक्खड़ और खुद पसंदी बैरन कोला में देखे वैसे कहीं और नजर नहीं आए। उन्हें कोलंबिया के गवर्नर की कोई परवाह न थी और मेरा ख्याल है वो अपने हकीकी माँ बाप की भी कोई कदर न करते थे। इस ख्याल से हमने यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना मुनासिब समझा। मगर निकलते तो क्यों कर? जोसेफ डेगा ने मशवरा दिया कि अब के जेल के अंदर से कोशिश करने के बजाय वो रात के वक्त बाहर से नकब लगाकर हमें आज़ाद कराएंगे। मगर मुझे उसके ख्याल से इत्तेफाक न था, क्योंकि रात को चार दीवारी बकाए नूर का मंजर पेश करती थी। इस पर उसे एक और ख्याल सूझा, क्यों ना बिजली की रौब बंद कर दी जाए। उसने एक ऐसा इलेक्ट्रीशियन तलाश कर लिया जिसने जेल के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर से बिजली बंद करने की हामी भर ली। मेरे जिम्मे ये काम था कि गिरजे के सामने और गली में मुतय्यन संतरी को खरीद लूं। बादियों नज़र में यह काम आसान था, लेकिन अमली शक्ल में कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैंने गवर्नर टैगियो को इस अमर पर आमादा किया कि वो मेरी रकम से 10,000 पीसू दे दे। उसने पूछा, इसका क्या करोगे? मैंने झूठ से काम लेते हुए कहा, जोसेफ के हाथ अपनी बीवी के लिए भेजना चाहता हूँ। न जाने मेरी तवील गैर हाजिरी में वो बेचारी किस किस दर की खाक छानती फिरती होगी। गवर्नर का दिल भर आया, मगर मुकम्मल तौर पर राम करने के लिए सबसे पहले 2,000 पीसू उसे देने पड़े ताकि वो अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा खरीद सके। आखिर मैं अपनी बीवी की भलाई के लिए सोच सकता था, तो उसे भी लाजिमन अपनी बीवी का ख्याल आना ही था। उसके बाद जब संतरियों के कमांडर से मेरी बात हुई तो उसने भी भारी नजराना वसूल किया। 3,000 की रकम कमांडर की जेब में चली गई। बाकी रकम मैंने दोनों संतरियों को आधी आधी देने का वादा किया, मगर उन्हें मिलेगी तब जब हम बाहर निकल चुके होंगे। इस मंसूबे की इब्तदाई तैयारियों में 1 माह लग गया। एक एक दिन पहाड़ लग रहा था, लेकिन बगैर तैयारी के चढ़ निकलना भी तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। हमें गिरजे के करीब मुतय्यन संतरियों से अब कोई खौफ ना था। चुनाचे एक आरे की मदद से अपने पिंजरे की सलाखें खुद काटना थीं। दूसरों तक उसकी आवाज़ जाने से रोकने के लिए हमारा एक साथी पागल बन गया और उसने कई दिन पहले ही इस जुनून में पीपे बजाने शुरू कर दिए। कैदियों और जेल के अमले ने हज़ारहा एहतजाज किया, लेकिन वो अपनी हट धर्मी से बाज न आया। फिर हमें पहले की तरह रस्से की मद से छत पर चढ़कर टावर पर आगे कूदना था। फिर गली में छलांग लगाने के बाद जोसेफ हमें बाहिफाजत किसी मंजिल तक पहुंचा देता। गली में मुतय्यन संतरी ने सिर्फ 2 आदमियों के फरार की इजाज़त दी थी। उसने कहा था कि वक्फे वक्फे से दोनों आदमी फरार हों। बैक वक्त दोनों के इकट्ठे भागने से उसे कुछ अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने आदमी निकल रहे हैं। नाचार माथरो और जॉन क्लॉस के दरमियान कुरा डाला गया और क्लॉस जीत गया। अंधेरी रातें शुरू हो चुकी थीं। मुकर्रर रात ठीक वक्त पर जेल की बत्तियां गुल हो गईं। हमने सलाखें काटना शुरू कर दीं। 10 मिनट के अंदर हम अपने पिंजरे से बाहर खड़े थे। एक कोलंबियन कैदी ने छत पर रस्सा फेंका। मैं उसकी मदद से ऊपर चढ़ा और फिर उछलकर 4 दीवारी पर पहुंच गया। वहां मुझे जॉन क्लॉस का इंतजार करना था। हर तरफ खूब अंधेरा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ मेरी तरफ पड़ रहा है। फिर कर्राने की आवाज़ आई। खतरे की बू सूंघते हुए मैंने थोड़ा सा आगे को झुककर हाथ थाम लिया। यूं लगता था कि जॉन क्लॉस खारदार तारों में उलझ गया है। मैंने उसे जिस कदर अपनी तरफ खींचा, वो बेचारा उसी शिद्दत से कुलबुलाने लगा। कांटे उसके जिस्म को लहूलुहान कर रहे थे। हम दोनों ने सियाह लिबास पहन रखा था, लेकिन संतरियों के इल्म में लाए बगैर कोलंबियन कैदियों को भी साथ ही निकाला था, इसलिए वो बिल्कुल अलिफ नंगा हमारे पीछे चला आया था। खासी तगोदौ के बाद क्लॉस को दीवार पर खींचने में कामयाबी हो सकी। कोशिश के बावजूद हम शोर को रोक ना सके। दूसरे टावरों से संतरियों ने फायर खोल दिया, मगर उन्हें निशाना तो दिखाई न दे रहा था, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत न थी। अगरचे सड़क की जानिब भी अंधेरा था, लेकिन तारकोल की सियाह लकीर उस अंधेरे में नुमाया थी। हम जिस मकाम से कूदने वाले थे वहां से दीवार की बुलंदी 30 फुट थी। हालांकि अगर कोई सही मशवरा देने वाला होता तो एक जगह 15 फुट बुलंद दीवार से भी हम कूद सकते थे। बहरहाल जो ही हमने छलांग लगाई, नतीजा जाहिर हो गया। जॉन क्लॉस की दाहिनी टांग फिर टूट गई थी। मैं भी अपने पांव पर खड़ा ना हो सका, क्योंकि दोनों टखने चूर चूर हो चुके थे। कोलंबियन कैदी का एक घुटना टूटकर बाहर जा पड़ा। सेंट जोसेफ में मुझे 2 साल कैद तन्हाई की सज़ा मिली थी। आदि मुजरिम भी उस जेल को आदमखोर का नाम देते थे, लेकिन मैं उसका ये नाम गलत साबित करके दिखाना चाहता था। मैंने एक बाजी ज़रूर हारी थी।
लेकिन मेरे सीने में शिकस्त खोरता तिल ना था। 2 साल की सज़ा कोई सख्त सज़ा ना थी, लेकिन मैंने पहले ही लम्हे ये तहैया कर लिया कि यहाँ से फरार होकर रहूँगा। मैंने अपने अज़्म का इजहार क्लॉज से किया। प्यारे दोस्त, वो कहने लगा, काश मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसा वलवला और जोश होता। 1 साल से तुम बराबर फरार की कोशिशें कर रहे हो। नाकामियों के बावजूद तुम्हारा हौसला नहीं टूटा। अगले रोज़ हम 26 आदमी 100 टन वजनी कश्ती तानन में लाद दिए गए। 2 कैदी एक दूसरे से बंधे हुए थे और पैरों में बेड़ियां थीं। हर 4 कैदियों पर एक मुसल्ला संतरी मुसल्लत था। कश्ती पर मुकम्मल सुकूत, बल्कि दहशत की फज़ा तारी थी। खस्ता सी कश्ती पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया गया था। मैं जानता था वो मामूली सी तूफ़ानी लहरों का मुकाबला भी ना कर सकेगी। मैंने मजाक के मूड में अपने करीब खड़े हुए संतरी से कहा, तुमने हमें जंजीरों से जकड़ डाला है। कश्ती डूब गई तो हम अपनी जानें भी न बचा सकेंगे। तुम डूब जाओ या बचे रहो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। संतरी ने लापरवाही से कहा, हम हुक्म के गुलाम हैं। एक और संतरी करीब आते हुए बोला, हमारी हालत तुमसे कब बेहतर है। ये भारी भरकम बूट, वर्दी और पेटी, क्या ये कुछ कम बोझ है? राइफल तो खैर फेंक भी सकते हैं, गधे जितना ये बार हमें कब बचने देगा। जो कुछ भी हो, ये कश्ती एक तैरता हुआ मकबरा है। मैंने फिक्रा चुस्त किया। बात से बात निकली और सब लोग इस बहस में शरीक हो गए। इस गुफ्तगू से हमारे तने हुए आसाब कदरे आराम महसूस करने लगे। इस असना में कश्ती का कप्तान आ गया। उसने आते ही पूछा, पैपलिन तुम्हारा ही नाम है? तुम ही ने दरियाए ब्रोनी का सफ़र बड़ी कामयाबी से तय किया था? जी हाँ मौसियो, मैंने जवाब दिया। एक मल्ला होने की हैसियत से मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। इन समंदरों और दरियाओं में कश्ती रानी के लिए दिल गुर्दे और जहानत की ज़रूरत होती है। उसने मुझे नफीस सिगरेट तोहफे में पेश किए। शुक्रिया कैप्टन, मैं भी तुम्हें मौत का ये पिंजरा समंदर में बाहिफाजत लिए फिरने पर मुबारकबाद देता हूँ। एक तवील, थका देने वाले और खौफनाक सफ़र के बाद कश्ती शैतानी जज़ायर का चक्कर काटती हुई जजीरा सॉल्ट की बंदरगाह पर जा लगी। उस जजीरे के करीब व जवार में 2 और जजीरे, रॉयल और सेंट जोसेफ वाक़ हैं। उन जजीरों में सिर्फ कैदी ही रहते हैं। कैद खाने क्या, जंगली दरिंदों के पिंजरे हैं। मेरी मंजिल सेंट जोसेफ थी। जजीरा सॉल्ट पर डैगा से मुलाकात हुई। वो अब उन जेलों में हर कार्य का काम करता था और इत्तेफाक देखिए गलगानी भी यहीं था और बंदरगाह में क्लर्क के तौर पर मुतय्यन था। यहाँ बहुत से कैदी उतार लिए गए। मुझे आगे भेज दिया गया। डैगा और गलगानी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। पॉपी, फिक्र ना करो, कोई शख्स तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। तुम्हें सिगरेट और फल बाकायदा मिलते रहा करेंगे। थोड़ी देर बाद हम सेंट जोसेफ के जहन्नुम खाने में दाखिल हो रहे थे। 4 आनी दरवाज़ों से गुजरकर हम 19 कैदी एक ऐसे दफ्तर में पहुंचे जो उस जजीरे का गवर्नर हाउस था। एक भारी भरकम शख्स ने मेज़ के पीछे से सर उठाते हुए कहा, कैदियों, तुम जानते हो ये जगह ख़तरनाक तरीन मुजरिमों के लिए है। यहाँ सिर्फ एक ज़ाब्ता नाफिज है जिस पर सख्ती से अमल कराया जाता है। अपनी ज़बान बंद रखो, मुकम्मल खामोशी। खून करना ख़तरनाक बात है। अगर पकड़े गए तो सज़ा में और इजाफा हो जाएगा। जब तक बीमारी हद से न बढ़ जाए, बीमारी का बहाना मत ढूंढना, वरना तुम अजाब को दावत दोगे। बस यही कुछ मुझे कहना था। हाँ, एक बात और याद रखो, सिगरेट नोशी बिल्कुल ममनू है। फिर वो वार्डनरों से मुखातिब हुआ, इनकी तलाशी लो और अलग अलग पिंजरों में बंद कर दो। चरीरी, क्लॉज और मात्रो एक ही ब्लॉक में न रखे जाएं। 10 मिनट बाद मैं ए ब्लॉक के नंबर 234 पिंजरे में जंगली जानवरों की तरह बंद पड़ा था। क्लॉज बी ब्लॉक में था और मात्रो सी ब्लॉक में। हमने एक दूसरे को खामोश निगाहों से खुदा हाफिज कहा। हम अच्छी तरह जानते थे इन लोगों को बस बहाने की ज़रूरत है और ये हमारा किस्सा चुका देंगे। मैं अपने पिंजरे पर नज़र डालता हूँ। मैं कभी सोच भी न सकता था कि फ्रांस जैसा मुल्क जो इंसानी हुकूक का अलमबरदार है, ऐसे इंसानियत सोच कैद खाने तामीर कर सकता है। 150 पिंजरे आगे पीछे एक कतार में चले गए थे। पिंजरे में न कोई खिड़की और न रोशनदान था। बस सामने की दीवार में 4 इंच चौड़ा सुराख था जिस पर मजबूत आनी ढक्कन दरवाजे का काम देता था। उस ढकने में से एक बार कैदी को अंदर धकेल दें तो फिर वो रोशनी, ताज़ा हवा, सितारों भरे आसमान, गरज दुनिया व माफिया के तमाम मनाजिर से महरूम हो जाता था। ज़मान व मकान और सुबह शाम की तमीज़ ख़त्म हो जाती थी। बाहर ढकने के ऊपर जली हुर्फों में लिखा है, हुक्काम की तहरीरी इजाज़त के बगैर ढकना खोलना मना है। मुझे अंदर धकेलते हुए वार्डरों ने एक दूसरे की तरफ तंजिया निगाहों से देखा। फिर एक बोला, मॉसियो पेपलिन, आपको यहाँ 2 साल गुजारने हैं।
पागल ना हो जाइएगा। इस जेल का नाम आदमखोर है। इसके हकीकी मायने जल्द ही आप पर आश्कार हो जाएंगे। वो ठीक कह रहे थे। मुझे यहाँ 737 दिन या 17,520 घंटे काटने पड़ेंगे। मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हुईं तो छत में वजनी आहनी गार्डर्स लटकते हुए नजर आए, जो कभी नीचे आ जाते और कभी ऊपर चढ़ जाते। मुझे याद आया, चिड़ियाघर में शेरों और चीतों को राम करने के लिए शुरू में इसी तरह खौफजदा रखा जाता है। कभी कभार ये गार्डर्स इस कदर नीचे आ जाते कि फर्श के साथ चिपक कर जान बचाना पड़ती। मैंने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं, काल कोठरी में भी रहा। हर जगह मसलूम कैदी को उम्मीद होती है कि उसकी दिलदोज चीखें उन कोठरियों और कैदखानों की दीवारें चीर कर इंसानी कानों के पर्दे से जा टकराएंगी। यहाँ ये तवक्को भी जाती रही। फरियाद इन दीवारों को चीर कर निकलती भी तो समंदर की मुतलातिम लहरों से सर पटक कर रह जाती। 3 दिन गुजर चले थे। मैं हैरान था कि मेरे दोस्तों का वादा कहाँ गया। सिगरेट और फल कहाँ गायब हो गए। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे थे। आखिर खाकरुब के जरिए मेरा उन दोस्तों से राब्ता कायम हो गया और मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिलने लगी। सिगरेट और खुश्क नारियल वाफिर मिक़दार में मिले। पेट में कुछ गया तो जान में जान आई। एक सुबह पहली बार जेल की पुरसकूत फ़ज़ा में धमाका सा हुआ। खाकरोब जो कूड़ा उठाने वाली बाल्टी में मेरे लिए नारियल ला रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया। बस फिर क्या था, ज़मीन व आसमान उस बेचारे की चीखों से लरज उठे। वार्डर उस पर पिल पड़े। वो वार पर वार सह रहा था। फिर अचानक मेरे पिंजरे का ढकना खुला। एक वार्डर ने सर अंदर करते हुए कहा, तुम अपनी शैतानियत से बाज नहीं आते? मैंने आओ देखा न ताओ अपना खुफिया चाकू निकाला और एक ही वार से उसकी गर्दन काट दी। खून के फव्वारे उगलता हुआ सर मेरे कदमों में था और नीम तारीक माहौल में यह मंजर इंतहाई वहशतनाक था। उस शख्स का यह हशर देखकर किसी और वार्डर को पिंजरे के करीब फटकने की जुर्रत ना हुई। माहौल पर दहशत तारी थी। बिलाखिर एक शख्स ने छोटा सा मेगाफोन मुंह के आगे रखते हुए कहा, नंबर 234, मैं इस जजीरे का डिप्टी गवर्नर हूं। मैं वादा करता हूं, आराम से बाहर निकल आओ तो तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचाया जाएगा। मामूल की इंक्वायरी होगी और अगर तुम कसूरवार साबित हुए तो ज़ाब्ते के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ओके। मैं बाहर निकल आया और डिप्टी गवर्नर और 6 वार्डरों के निर्गे में दफ्तर की तरफ चल दिया। यूं ही हम पिंजरों के ब्लॉक से निकलकर खुले बरामदे में पहुंचे, मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। हफ्तों से मेरी आंखें तारीकी की आदी हो गई थीं। अब पहली बार धूप में आया तो कुछ देर के लिए मेरी आंखें खुल ही ना सकीं। हम दफ्तर में दाखिल हो गए। गवर्नर अपनी कुर्सी पर बराजमान था। डिप्टी गवर्नर उसके पहलू में बैठ गया। फर्श पर खून में लथपथ एक शख्स पड़ा था। उसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ चुका था। दीवार पर घड़ियाल 11 बजा रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया, गरीब खाकप्रोब 4 घंटे से अजाब सह रहा है। चेरी, तुम्हें कितने अरसे से फल और सिगरेट मिल रहे हैं? इस शख्स ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैं सवाल तुमसे कर रहा हूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे नसियान का मरस लाहक है। मुझे ये याद नहीं कि कल क्या हुआ था। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे अफसोस है कि मेरी फाइल में इस मरस का इंतराज नहीं किया गया। दरअसल सर पर शदीद ज़रब लगने से मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम चेरेरी हो? गवर्नर ने बढ़ती हुई हैरत से पूछा। हाँ, मैंने बड़े मैकानिकी लहजे में जवाब दिया। मेरा नाम चेरेरी है। मैं 1906 में आर्डेशी में पैदा हुआ और मुझे पेरिस में उम्र कैद की सज़ा हुई। गवर्नर की आंखें तश्तरी की मानिंद फैल गईं। मैंने उसे बौखला दिया था। क्या तुम्हें आज सुबह कॉफ़ी और रोटी मिली थी? हाँ। कल तुम्हें कौन सी सब्जी मिली थी? मुझे याद नहीं। तुम्हारा मतलब है कि तुम याददाश्त से भी महरूम हो चुके हो। वाक़यात बिल्कुल याद नहीं रहते, सिर्फ चेहरे हाफ़ज़े में नक्श हो जाते हैं। मसलन मुझे ये याद है कि बस जजीरे पर तुमने हमारा इस्तकबाल किया था, लेकिन कब ये मालूम नहीं। तुम्हें इल्म है कि अब कितनी सज़ा काटनी है? जब तक मर नहीं जाता। मेरा ख्याल है ये सज़ा ख़त्म ना होगी। मेरा मतलब है क़ैद तन्हाई कितनी काटनी है? क़ैद तन्हाई? मुझे ये सज़ा क्यों दी गई है? पैपलेन, बस हद हो गई। मुझे इश्तिहाल मत दिलाओ। क्या तुम्हें यह इल्म नहीं, फरार के जुर्म में तुम्हें 2 साल की क़ैद तन्हाई की सज़ा मिली है? और फिर मैंने जो जवाब दिया वो उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था। गवर्नर, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और अपने आमाल का जवाब दे। ज़रा इस कुर्सी से उठकर मेरे पिंजरे तक चलो। तुम खुद देखकर अंदाज़ा लगा लोगे कि मैं यहाँ से कैसे फरार हुआ था। गवर्नर ने तंग आकर कहा, तुम्हें नसियान की बीमारी कब से लाहक है? मुझे कुछ याद नहीं सिवाय अपने नाम
और चंद एक दूसरी बातों के। रहा यह सवाल कि मुझे खाने पीने की चीज़ें कब से मिल रही हैं, तो मेरा जवाब है शायद पहली बार या शायद साल हाथ साल से मिल रही हैं। बस मेरे पास यही जवाब है, तुमने जो कुछ करना है करते रहो। गवर्नर ने तैश भरे लहजे में कहा, इस शख्स को मेरी आंखों से दूर कर दो और जब तक इसकी कैद खत्म नहीं हो जाती इसकी रोज़ाना की खुराक बंद कर दो।